बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 8 चतुर्भुज भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समांतर चतुर्भुज के आधार पे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 कह रहा है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आयत के बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों आयत आप इस आकृति में देख सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। ओके दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है जिसके अंदर कोण A जो है वो 90 डिग्री का है। ओके दोस्तों, तो हमें सिद्ध ये करना है कि कोण B, कोण C, कोण D भी 90 डिग्री का है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें प्रत्येक कोण यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D समकोण सिद्ध करना है, यानी 90 डिग्री का हर एक कोण सिद्ध करना है। आइए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस आकृति में कि AB एक तिर्यक रेखा है जिसके ऊपर AD और BC समांतर हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमने AB को हमने एक तिर्यक रेखा माना है और यह समांतर रेखाएं हैं। AD और BC और तिर्यक रेखा के एक और बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। ओके दोस्तों, जैसा कि हमें दिया हुआ था जो कोण A है वो 90 डिग्री है। जब हमने समीकरण कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री को हल किया तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A। तो दोस्तों, हमने कोण A का मान 90 डिग्री इस समीकरण में रखा तो हमें समीकरण ज्ञात हुआ कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों, यहाँ से हमें कोण B का मान ज्ञात हुआ 90 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये बराबर हैं तो कोण A का जो सम्मुख है वो है हमारा कोण C, और तो एंगल A अगर 90 डिग्री का है तो हम यह भी कह सकते हैं कि कोण C भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो कोण B है वो कोण D के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारा कोण B 90 डिग्री ज्ञात हुआ है तो हमारा कोण जो D होगा वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए हमारा कोण C हो गया 90 डिग्री और कोण D हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अतः आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। ओके दोस्तों, आइए प्रश्न 2 की बात करते हैं। प्रश्न 2 में यह कह रहा है कि दर्शाइए कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सबसे पहले आकृति देखते हैं। यहाँ पे ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें AC और BD दो इसके विकर्ण हैं, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। मैंने उसको नाम दे दिया O का। ओके दोस्तों, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि एंगल COD बराबर है 90 डिग्री के। तो दोस्तों, हमने ज्ञात करने के लिए दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज AOD और दूसरा लिया त्रिभुज OCD। ओके दोस्तों, जब हमने इन दोनों ही त्रिभुज में देखा तो हमने देखा AD जो है वो बराबर है CD के, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके दोस्तों, और अब जब हमने इन दोनों त्रिभुज में देखा कि OD क्या है, हमारे पास उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ जो OA है वो बराबर है OC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित
करते हैं। ओके दोस्तों, और ये हमें प्रश्न में दिया भी हुआ था। तो दोस्तों हमने भुजा 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 सर्वांगसम नियम से त्रिभुज एओडी और त्रिभुज ओसीडी को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो ये हमने एसएसएस नियम से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों जब हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए एसएसएस नियम से, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल एओडी है वो बराबर है एंगल सीओडी से, सीपीसीटी के माध्यम से। ओके दोस्तों, क्योंकि अगर ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनकी जो संगत कोण है यानी एंगल एओडी बराबर हो जाएगी एंगल सीओडी से, सीपीसीटी नियम के द्वारा। ओके दोस्तों, लेकिन अगर हम कोण एओडी को और कोण सीओडी को प्लस करें तो वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के। तो दोस्तों अब हम कोण एओडी को, जो कि कोण सीओडी के बराबर है, तो हम उसको कोण एओडी की जगह कोण सीओडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सीओडी प्लस कोण सीओडी, जो कि बराबर हुआ 180 डिग्री के। अब हमारे पास दो कोण सीओडी के आ गए जो कि बराबर हुए 180 डिग्री के। तो दोस्तों हमारे पास कोण सीओडी आया 90 डिग्री इसको हल करने के बाद। तो जब हमारा कोण सीओडी 90 डिग्री के हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा एंगल एओडी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब को 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है और CD जो है BA के समांतर है। तो हमें यह दर्शाना है कि कोण DAC बराबर होगा कोण BCA के, और दूसरे भाग में हमें यह दर्शाना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने आकृति में से त्रिभुज ABC को देखा। त्रिभुज ABC में हमने देखा कि कोण B और कोण C क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके दोस्तों अब हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि कोण PAC बराबर है कोण B प्लस कोण C के, क्योंकि बहिष्कोण अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पे कोण B को, जो कि कोण C के बराबर है, हम कोण B को कोण C भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कोण PAC बराबर कोण C प्लस कोण C करा, कोण B को हमने कोण C लिखा प्लस कोण C लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कोण PAC बराबर 2 कोण C। तो दोस्तों जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास कोण C का मान आया 1/2 कोण PAC। ओके दोस्तों, अगले ही भाग में दोस्तों अब हमने देखा अगर हम कोण PAC का आधा करें तो हमारा आएगा DAC। ओके दोस्तों, तो हमने कोण PAC भाग 2 को हमने कोण DAC रखा। तो दोस्तों हमारा कोण C बराबर आया कोण DAC के। तो इसका मतलब ये है कि कोण DAC बराबर हुआ कोण BCA के। ओके दोस्तों, तो हमने इसको सिद्ध कर लिया। अगले भाग में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दर्शाना है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों यहाँ पर दो रेखा AD और BC के लिए AC एक तिर्यक रेखा बना रहा है। इसका मतलब ये है BC AD के समांतर है। तो हम यह कह सकते हैं कि BC जो है समांतर हुआ AD के, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ CD बराबर हुआ BA के, क्योंकि ये तो हमें प्रश्न में दिया भी हुआ है। ओके दोस्तों, और वैसे भी एकांतर कोण इसके भी बराबर हैं। ओके दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि जब AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, तो हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज गुण के प्रश्नों के बारे में चर्चा करी। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके ऊपर और भी अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको और विस्तार से जानना है तो आप अपनी कक्षा 9वीं की NCERT पुस्तक का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 7 भारत के पड़ोसी देश के भाग 5 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, भारत के मुख्य पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो दोस्तों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के सभी पड़ोसी देशों में से एक सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे। दोस्तों, पाकिस्तान हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, जिसका गठन 14 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। दोस्तों, शुरुआत में इसके 2 अंग थे, जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे, किंतु 1971 में इसका पूर्वी अंग अलग होके एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और अब केवल पश्चिमी पाकिस्तान ही पाकिस्तान कहलाता है। दोस्तों, यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, इसकी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, परंतु इसके बावजूद यहाँ पे पंजाबी, सिंधी, पोस्तो और बालोची बोलियां भी बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो ग्लोब पे पाकिस्तान 23.30 उत्तरी अक्षांश से लेके 36.46 उत्तरी अक्षांश पे और 61 पूर्वी देशांतर से लेके 76 पूर्वी देशांतर के स्थित है। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 8,09,043 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनसंख्या और नगर कैसे हैं। दोस्तों, बात अगर हम जनसंख्या की करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या सन 2005 के अनुसार 15.5 करोड़ थी। दोस्तों, पाकिस्तान की औसत जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्य शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में और अब हम इसकी संरचना और स्थलाकृति पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की प्राकृतिक बनावट हर जगह एक समान नहीं है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं और पठारी भाग भी। समतल उपजाऊ मैदान का फैलाव है तो रेतों से भरा मरुस्थल भी देखा जाता है। दोस्तों, दक्षिण में समुद्र तटीय मैदान का भी विस्तार है। दोस्तों, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। दोस्तों, यहाँ से पर्वत श्रेणियों की एक श्रृंखला घुमावदार रूप से बिल्कुल दक्षिण तक विस्तृत है, जो वास्तव में हिमालय का ही पश्चिमी और दक्षिणी विस्तार है।
दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत की चोटी मूल रूप से हिंदकुश, सुलेमान और किर्थर नाम से प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की चर्चा को जारी रखते हुए इसकी संरचना और स्थलाकृति को और डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, सुलेमान पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 3770 मीटर है। दोस्तों, यह पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, इन पर्वत श्रेणियों के मुख्य दर्रा हैं खैबर, बोलन और गोमल। दोस्तों, जहां का दक्षिणी पश्चिमी भाग पठारी है और दक्षिणी पश्चिमी भाग बालूचिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 1000 मीटर। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की संरचना और स्थलाकृति को चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में रेगिस्तानी इलाका है। दोस्तों, जहां कई रेत के टीले स्थित है। इसकी संरचना थार मरुभूमि से मिलती जुलती है। दोस्तों, इन रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंधु घाटी का मैदान भी स्थित है। दोस्तों, इन मैदानों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को जारी रखते हुए अब हम पाकिस्तान की जलवायु विशेषता पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में मॉनसूनी और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मी में बेहद गर्मी और जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोस्तों, जहां पे गर्मी में औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। यहाँ तक कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ भी जम जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी जलवायु विशेषता की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में एशिया की सबसे गर्म जगह जैकोबाबाद पाया जाता है, जिसका गर्मियों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मित्रों, पाकिस्तान में बारिश का वितरण भी असमान है, अर्थात एक जैसा नहीं है। दोस्तों, इस देश में वर्षा की कमी है और औसत वार्षिक वर्षा सिर्फ 35 सेंटीमीटर ही है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए उसकी जलवायु विशेषता पे और प्रकाश डालें। दोस्तों, पाकिस्तान में सर्दियों में चक्रीय वर्षा गिरती है और गर्मी में वर्षा मॉनसूनी हवाओं के कारण होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आती है। दोस्तों, उत्तर में स्थित पर्वतपदीय क्षेत्र में बारिश 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूर्वी मैदानी इलाकों में यह 35 से 50 सेंटीमीटर और पश्चिम क्षेत्र में 10 से 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए इसकी जलवायु विशेषता पे और चर्चा करते हैं।
दोस्तों, यहाँ की मुख्य नदी सिंधु है और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास है। दोस्तों, इसलिए इसे पंचनद भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु को नद के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु का उद्गम हिमालय पार से जो अपना लंबा सफर तय करते हुए अरब सागर में समा जाता है। इसकी सभी सहायक नदियां उत्तर पूर्व से मैदानों के मध्यवर्ती भाग में आके इनसे मिलती हैं। और सिंधु की सहायक नदियों में काबुल नदी भी है जो अफगानिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम से आके सिंधु में मिलती है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान को सिंधु की देन के रूप में भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सच है कि यदि सिंधु पाकिस्तान से चला जाए या अनुपस्थित हो जाए तो पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तानों का ढेर ही रह जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी जलवायु विशेषता पे और चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ का मुख्य बांध है मंगला, इस्लाम और बारासाग। दोस्तों, जहाँ के मुख्य नहर ऊपरी चिनाब, निचली चिनाब, ऊपरी झेलम, निचली झेलम, ऊपरी बारी, दोआब नहर है। दोस्तों, दो नदियों के बीच के मैदान को दोआब के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए इसकी जलवायु विशेषता पे और चर्चा करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में वन केवल 3% भूमि पे ही पाया जाता है। यहाँ खेती कुल भूमि के 19% पे ही की जाती है। दोस्तों, उत्तर पूर्व में जलोढ़ मिट्टी, उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम में पथरीली मिट्टी और दक्षिण पूर्व में रेतीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को जारी रखते हुए इसकी जलवायु विशेषता पे और गहन अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में 72% आबादी खेती पे निर्भर है और जहाँ की मुख्य फसल गेहूं है, जिसकी खेती 55% जमीन पे की जाती है। दोस्तों, अन्य फसल में यहाँ चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन और गन्ना आते हैं। दोस्तों, जहाँ पे व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि कपास और गन्ना। कपास 15% भूमि पे और गन्ना 5% भूमि पे उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम खनन और उद्योग का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखते हैं। दोस्तों, खनिजों के मामले में पाकिस्तान एक गरीब देश है, अर्थात जहाँ पे खनिज ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, परंतु जहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, सेंधा नमक और बॉक्साइट। दोस्तों, खनिज तेल का उत्पादन बालाकसार, खैरपुर, चकवाल में किया जाता है। दोस्तों, रावलपिंडी, मजराबल, हैदराबाद के कई क्षेत्रों में कोयला खनन का कार्य किया जाता है। वहीं पे अटक, सरगोधा, जितरल एवं मियांवाली क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, बालूचिस्तान की जोब घाटी में क्रोमियम का भंडार है।
मैग्नीज लास बेला और कोहाल क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का मुख्य क्षेत्र सुई, खैरपुर और लायलपुर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के उद्योगों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में खनिजों पे आधारित व्यवसाय भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जहां कृषि और रसायन पे आधारित उद्योगों का अधिक विकसित किया गया है। इनमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेलों के सामान, कागज, रासायनिक तथा दिया सलाई उद्योग प्रमुख हैं। दोस्तों, जहां वन से संबंधित व्यवसाय में सियालकोट खेलों के लिए सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए इसके उद्योग पे कुछ और चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुल्तान, कराची, लायलपुर, लाहौर, उकड़ा सूती कपड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे हरनाई, बन्नू और कड़ियारबाद में ऊनी कपड़ों का केंद्र है। दोस्तों, कराची में मोरगाह तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पे गैस से संबंधित व्यवसाय सुई में आधारित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पे चर्चा को जारी रखते हुए इसके उद्योगों पे कुछ और चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में आयात निर्यात से अधिक है, जहां पे कपास, चमड़ा, फल, तंबाकू निर्यात किया जाता है। वहीं पे ज्यादातर मशीन, रेल इंजन, रेल के डिब्बे, पानी के वाहन, हवाई वाहन, ट्रैक्टर, कोयला, चाय, पेपर, चावल आदि आयात किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने सीखा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। तथा अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को, और उसके बाद हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। परंतु एक बात, सहसंयोजी आबंध के बारे में तो हम पहली वीडियो में ही जान चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटते हैं तो जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम पहले ही सहसंयोजी आबंध पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम इसके बारे में फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए इसके लिए एक सवाल पूछने दीजिए मुझे। सवाल है कि क्या आप सहसंयोजी आबंध के प्रकार जानते हैं? अब आप नहीं जानते कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या मतलब है? हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन बांटने पे जो सहसंयोजी आबंध होता है वो बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं, और उसी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल बंध। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा 1। क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डालेगा अपने बाहर वाले कोश में। अब यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी?
दो आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के एटम को ढूंढ के ले आएगा और उसको बोलेगा कि यार देख, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों क्या करते हैं, आपस में अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो तेरा भी बाहर वाला कोश पूरा भर जाएगा और मेरा भी पूरा भर जाएगा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो दूसरा हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ सही बात है, और दोनों क्या करेंगे, आपस में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बांट लेंगे और इससे एक आबंध बनेगा जिसे कहा जाएगा सहसंयोजी आबंध, और उसे हम एकल बंध भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। तो इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। आप हाइड्रोजन का एटम यानी कि H लिखकर 2 डॉट बनाकर यहाँ पर गोले बना सकते हैं, यह एकल बंध को दर्शाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन को खींच देंगे तो वो भी एकल बंध को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं दोहरे बंध की। तो दोहरे बंध का भी नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बांटे जाएंगे। इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो यानी कि उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाला जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और टोटल 8 आ सकते हैं। तो ये तो आसान सा मैथ है, 8 - 6 बराबर में 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो भी एक ऑक्सीजन को ढूंढ लाएगा। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा, अब आप देखिए दोनों गोलों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों जो ऑक्सीजन है उनका जो संयोजकता कोश है, बाहर वाला कोश, वो पूरी तरीके से भर चुका है और इसे कहा जाता है दोहरा बंध। इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर जिस तरीके से दर्शाया गया है वैसे दर्शा सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप ऑक्सीजन का O लिखकर बीच में 2 डंडे खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोहरा बंध बना है उससे एक बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जो कि है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सहसंयोजी आबंध जो कि है त्रियाबंध। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी के 5 जो होंगे वो बाहर वाले कोश में होंगे। और इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 पहले से हैं। तो संयोजकता हो जाएगी 3, यानी कि उसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक नाइट्रोजन को ढूंढ के लाएगा और उसको बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपस में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 3 डंडे डालकर, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा N3। तो ये थे सहसंयोजी आबंध। चलिए अब जानते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में। अब इसे जानने से पहले एक बात जानते हैं कि कार्बन लगभग 30 लाख से भी ज्यादा तरह के यौगिक बना सकता है, और 30 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई तो रीजन होगा, और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ऐसा कैसे कर पाता है, चलिए समझते हैं। अब इसका कारण है कैटिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है और इसे ही कहा जाता है श्रृंखलन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बांटे, हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बांटे और दोहरा बंध बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बांट के त्रियाबंध बनाए। और जरूरी थोड़ी है कि एक ही कार्बन के साथ बांटे, हो सकता है कि एक साथ वो 4-5 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांट रहा हो।
तो इससे क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपस में बहुत सारे कार्बन ही मिलकर आपस में बांध बना रहे हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी बॉन्ड है, यानी कि जितने भी बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बांटने से बने हैं, यानी कि सारे के सारे एकल बांध हैं। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बांध होते हैं, जहां पर सारे के सारे बांध एकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है संतृप्त यौगिक। और ऐसे कंपाउंड जहां पर एक या एक से ज्यादा बांध दोहरे या फिर त्रिया बांध होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। अब यहाँ पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक का क्या काम है, उसे हम बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। तो अब ये क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन एकल बांध से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्केन। जैसे कि पहला कंपाउंड यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसे कहा जाएगा मीथेन। दूसरे वाले में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसे हम इथेन कहते हैं। तीसरा वाला प्रोपेन है। अब जो हाइड्रोकार्बन दोहरे बांध बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्कीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांध ही दोहरे हैं, यहाँ पर बस एक दोहरा बांध है। तो अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक भी दोहरा बांध होता है, तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसे कहा जाएगा प्रोपीन। अब जो हाइड्रोकार्बन त्रिया बांध से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर एक भी त्रिया बांध होता है, तो उसे कहा जाता है अल्काइन। जैसे कि यहाँ पर ये जो यौगिक है, ये है प्रोपाइन। चलिए अब समझते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय को। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन की एक से ज्यादा संरचना हो सकती है। अब संरचना का मतलब है कि क्या एक ही हाइड्रोकार्बन को एक से ज्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनिए। अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर भी गिनिए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। थोड़ी अजीब बात है, परंतु यहाँ पर भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड हैं वो बराबर हैं, उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर है, परंतु इन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इसे कहा जाता है समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे यौगिक जिनके संगठन तथा अणु अवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, यानी कि आइसोमर कहा जाता है। और इस तथ्य का नाम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होती है, परंतु वो दर्शाए अलग तरीके से जाते हैं और उनके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्शाए अलग तरीके से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड हैं सब में 4 कार्बन है, परंतु उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसे कहा जाएगा श्रृंखलाएं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बन रही है। उसी तरीके से शाखाएं बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे कार्बन की श्रृंखला है जहां पर एक कार्बन एक पेड़ की टहनी की तरह उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे कहा जाएगा शाखाएं। ऐसे ही जब कार्बन से मिलकर एक पूरा चक्र जैसा बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वलय। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है जो एक वलय बना रही है। तो ये है समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर सीखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साथ में हमने जाना कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है, जहां हमने जाना कि कार्बन अपने साथ ही आबंध बना सकता है, और लास्ट में हमने जाना श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। अब इन सभी के बारे में आपको घर से अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़कर आना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और साथ में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी को, और आखिर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं
उनका नाम कैसे रखा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 2, पहला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन की एक से ज़्यादा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अवरूप, ऑप्शन बी समजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी समावयवी, ऑप्शन डी प्रकार्यकता समूह। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस में त्रिआबंध होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी अमोनिया। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस में दोहरा बंध होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी मीथेन। चौथा प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। पांचवा प्रश्न, जो हाइड्रोकार्बन एकल बंध से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्केन, ऑप्शन बी श्रृंखलन, ऑप्शन सी अल्काइन एंड ऑप्शन डी अल्कीन। सही उत्तर फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वित्तीय संस्थाओं को। जैसे कि पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। समाज में औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं या फिर लोगों के सहयोग और सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती हैं। जो संस्थाएं सरकार के द्वारा संचालित नहीं होती उन्हें हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण की उपलब्धि कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं की। आइए इन वित्तीय संस्थाओं को जानते हैं। वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती हैं। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि आर्थिक क्रियाओं के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख या फिर ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए उनकी आवश्यकता और मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती हैं। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। आइए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात इसके भी दो अंग हैं। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। दोस्तों,
हमारे देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय बैंक। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में काम करती है तथा वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश भी जारी करती है। इसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों की। देश में अनेक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्यिक बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के ही वाणिज्यिक बैंक कहे जाते हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व LTD जुड़ा होता है, वे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली में सहकारी बैंक भी अपनी अलग महत्ता लिए हुए है। सहकारी क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये बैंक केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के दिशा निर्देशों पर काम करती हैं, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। भारतीय पूंजी बाजार का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम भारतीय पूंजी बाजार को 4 भागों में बांटते हैं: प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिभूति बाजार और औद्योगिक बाजार का भी वर्गीकरण किया गया है। प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार तथा औद्योगिक बाजार के अंतर्गत द्वितीयक बाजार को रखा गया है। दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं को किसी भी देश का मेरुदंड अर्थात बैकबोन माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की। दोस्तों, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं तथा दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। सबसे पहले गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज भी गांव में महाजन ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है। ऐसे महाजन व सेठ ग्रामीणों को उत्पादन और उपभोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके बदले में वे व्यक्ति से जेवर, जमीन या अन्य सामानों को गिरवी रखते हैं। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए सामान को गला दिया जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर सरकारी दर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी अदायगी यदि समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह परंपरा धीरे धीरे अब हट रही है। अब देश में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रही हैं। संस्थागत वित्तीय स्रोतों के भी अनेक रूप हैं। पहला है सहकारी बैंक। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। दोस्तों, इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। आइए अब बात करते हैं प्राथमिक सहकारी समितियों की।
इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की गई है। दोस्तों, छोटे किसानों, कारीगरों और अन्य कमजोर वर्गों के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। यह कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। दोस्तों, बिहार में भी नाबार्ड ने लगातार वित्त सहायता प्रदान की है। आइए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य, सहकारिता, भारत में सहकारिता का विकास तथा स्वयं सहायता समूह इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।